Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video we are going to start international relations और ये सब्जेक्ट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लेने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हम ये करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसके बारे में मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप आज का लेक्चर बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये सब्जेक्ट और ये आज का लेक्चर बहुत पसंद है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस हैव इवॉल्व्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इवॉल्व हुआ है। हम इसको देखते हैं अब। द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल relations has been shaped by various historical events, ideologies and practices over time. अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम किस तरह शेप करते हैं। हम डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स उठाते हैं जिनके होने से इंटरनेशनल रिलेशंस में तब्दीली आई है और ये शेप हुआ है। इसी तरह डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि पास्ट में हुए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इवॉल्व हुआ है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेवरल की फेजेस। अच्छा, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफरेंट की फेजेस में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम एंशंट एंड मिडीवल पीरियड्स, हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि कैसे एंशंट और मिडीवल पीरियड्स में इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ करता था और किस तरह का सिस्टम था। In ancient times, international relations were primarily based on trade, warfare, and diplomacy amongst city-states and empires. अच्छा, अगर आपने एंशियंट पीरियड या फिर मिडीवल पीरियड थोड़ा बहुत पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे तब दो सिटी स्टेट्स, यानी कि तब सिटी स्टेट्स होती थी, प्रॉपर नेशन स्टेट सिस्टम तब नहीं आया था, एम्पायर्स होते थे, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन कायम रखते थे। तो वो रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, ट्रेड के थ्रू, या फिर उनकी आपस में जंगें होती थी, या फिर डिप्लोमेसी भी तब थी। तो ये ज़रिए थे तब इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इस तरह से कायम थी, इन चीज़ों पे बेस्ड करती थी। द रिलेशनशिप वर ऑफन इनफॉर्मल एंड बेस्ड ऑन पर्सनल डिप्लोमेसी। अच्छा, रिलेशनशिप तब सिटी स्टेट्स के बीच क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल था, फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। और किस चीज़ पे बेस करता था, पर्सनल डिप्लोमेसी, यानी कि जो एम्पायर्स थे, एम्पायर ख़ुद एक दूसरे एम्पायर को और अपने इंटरेस्ट पे बेस करता था। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस थे सिटी स्टेट्स के बीच में। During the medieval period, the rise of kingdoms and empires led to more structured and diplomatic practices. और फिर साथ ही साथ क्या है कि जब हम ये देखते हैं मिडीवल पीरियड में क्या था, किंगडम्स का राइज था और एम्पायर जो थे वो हमने देखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यहाँ पे एवोल्यूशन क्या हुई थी, जो रिलेशनशिप्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जा रहे थे, और ये कि डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रीटीज़ एंड अलाइंसेस जो थे वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को आया। और हिस्ट्री में हमने देखा कि ट्रीटीज़ होने लगी हैं और अलाइंसेस होने लगी हैं, ताकि और ये बेहतरी के लिए होने लगी थी। तो ये था एंशंट और मिडीवल पीरियड का दौर। अब हम देखते हैं नंबर 2, वो क्या है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। अच्छा, ये ट्रीटी पूरी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में। दिस ट्रीटी एंडेड द 30 ईयर्स वॉर इन यूरोप। अच्छा, यूरोप में 30 साल के लिए एक जंग हुई थी। ये इस ट्रीटी की होने से वो 30 ईयर्स वॉर थी वो ख़त्म हो गई थी, एंड इज़ ऑफन साइटेड एज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। इस ट्रीटी ने क्या किया, सिटी स्टेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया और नेशन स्टेट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया।
It established the principles of state sovereignty and non-interference, laying the groundwork for contemporary international relations by recognizing the rights of states to govern themselves without external interference. अच्छा, क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में? क्या हुआ, एक नेशन स्टेट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ और ये कि सिटी स्टेट सिस्टम का एंड हो गया। तो इस दौर को ये भी कहते हैं कि ये मॉडर्न स्टेट सिस्टम की बिगिनिंग थी। और अगर मैं और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या था, नेशन स्टेट सिस्टम एक इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से पूरी दुनिया में नेशन स्टेट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश हुआ। और ग्राउंड वर्क इसने किया क्या, किस तरह के नेशन स्टेट से सिस्टम जो है क्या होगा और बाउंड्रीज होंगी हर एक स्टेट की अपनी, और इस तरह नॉन इंटरफेरेंस होगा और कोई भी स्टेट जो है दूसरे स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, फिर हम देखते हैं द 19th सेंचुरी एंड द बैलेंस ऑफ पावर। उसके नेशन स्टेट सिस्टम के बनने के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि सारे मुल्कों के बीच जो है कंपटीशन स्टार्ट हो गया था पावर का। और तब क्या था, कॉलोनाइजेशन थी। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्रीज़ में स्पेशली ये कंपटीशन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाएं, यानी कि कॉलोनाइजेशन के थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ऑन करें। The 19th century saw the emergence of the balance of power concept, where European powers sought to prevent any one state from becoming too powerful. अच्छा, 19th century की स्टार्ट ने क्या देखा, इस बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को का राइज देखा। और ये कि जो यूरोपियन पावर्स हैं वो, उनकी क्या कोशिश थी कि जब भी वो लोग ये लोग देखते कि कोई एक मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगा है, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनने से रोकने की कोशिश करते। दिस पीरियड ऑल्सो मार्क द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसी दौरान क्या होता है कि नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म का राइज होता है, लीडिंग टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग स्टेट्स। इम्पीरियलिज्म और नेशनलिज्म ने क्या किया, इस कंपटीशन को और बढ़ा दिया स्टेट्स के बीच में। और इसी की वजह से, इसी कंपटीशन और इसी बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 होती है। अब हम ये देखते हैं कि द इंटर वॉर पीरियड एंड वर्ल्ड वॉर 2। हमने ये देखा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अब तक का जो टाइम है, और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इनके बीच का टाइम और इसके बाद का टाइम, कोल्ड वॉर एरा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही वो टाइम था कि बहुत स्पीड से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हुआ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो ये है कि द इंटर वॉर पीरियड एंड वर्ल्ड वॉर 2, कि ये जो दोनों जंगों के बीच का टाइम था, ये इसमें क्या हुआ और ये कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुई। अच्छा, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 का मैं बता दूं। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले दुनिया ने ऐसी अजीम जंग नहीं देखी थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लोगों की जानें गईं, वर्ल्ड इकॉनमी जो है, पूरी दुनिया की इकॉनमीज़, ग्रेटेस्ट जो इकॉनमीज़ थी उनके पैसे पे असर हुआ। तो ये सब कुछ तबाहियाँ हुई। तो इसका फिर क्या हुआ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वुडरो विल्सन जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त यूएसए के, उन्होंने 14 पॉइंट्स पेश किए, जिसको बाद में लीग ऑफ नेशंस, जैसे कि आज यूनाइटेड नेशंस है, उसका नाम दिया गया। और फिर क्या हुआ, उसने क्या बोला कि लीग ऑफ नेशंस के पीछे मकसद क्या था कि पूरी दुनिया और स्पेशली लीग ऑफ नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स थे, ये स्पेशली वो स्टेट थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में वो जर्मनी के अगेंस्ट थे। ये वो कंट्रीज़ थी बेसिकली जिन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है। तो ये मेंबर स्टेट्स थे और उन्होंने क्या किया, इनका मकसद ये था इसके पीछे कि पीस को प्रमोट किया जाए और ये जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके बीच जो है कोऑपरेशन हो, ताकि
आगे हम ऐसी कोई जंग ना देखें जिससे इतनी तबाही हो जाए। बट इट अल्टीमेटली फेल टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू। अच्छा, ये क्यों फेल हुई, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी लीग ऑफ नेशंस पे, तो हम ये उसमें देख लेंगे। फ़िलहाल मैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए हम इसी पे फोकस करते हैं। द आफ्टरमैथ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वॉर led to the establishment of the United Nations in 1945, aimed at fostering international cooperation and preventing future conflicts. अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया और इसको बाकायदा इसका चार्टर प्रिपेयर किया गया, और इसके जो स्टेट्स हैं इसकी अपनी आर्मी और ये सब कुछ डिज़ाइन ऐसे किया गया कि आगे कोई जंग नहीं होगी, सारे मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और फिर आ पीस को जाता है प्रमोट हमारे करेंगे। पास कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा वो एरा है जब यूएसए और सोवियत यूनियन, जो प्रेजेंट डे रशिया है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और ये कोल्ड वॉर एरा था। कोल्ड वॉर अगेन मैं अलग से पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो ये हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हमारा फ़ोकस एज़ आई सेड अर्लियर कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ? कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग 1945 के बाद जब हम वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई, तो दुनिया जो थी वो मल्टीपोलर से बाइपोलर हो गई। 2 सुपर पावर्स रह गईं, एक तरफ थी यूएसए, दूसरी तरफ थी सोवियत यूनियन। इनके बीच कोल्ड वॉर थी। डायरेक्ट जंग नहीं थी, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। फिर क्या होता है, हमारा फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो हम इस पे देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ कोल्ड वॉर के दौरान। The Cold War 1947 to 1991 was characterized by ideological conflict between the capitalist West led by the United States and the communist East led by the Soviet Union. तो ये एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये एक बेसिकली ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी इन दो ममालिक के बीच में। उसके बाद क्या है, दिस पीरियड सॉ द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस लाइक NATO and the Warsaw Pact and significant developments in international relations such as the policy of containment and the arms race. हमने इस दौरान क्या देखा? हमने ये देखा कि नेटो बनी। नेटो किसने बनाई? यूएसए एंड उसके एलाइड जो कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलके नेटो बनाई। किसके अगेंस्ट? सोवियत यूनियन और उसके एलाइड जो उसके साथ मेंबर स्टेट्स थे उनके खिलाफ। सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट बनाया। ये आर्मीज़ थी बेसिकली एक दूसरे के खिलाफ। और फिर हम क्या देखते हैं, ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस टाइम में। और दूसरी बात कंटेनमेंट थी और आर्म्स रेस। ये 2 पॉइंट्स मैं शॉर्ट में चले बता देती हूँ, हम इसको कोल्ड वॉर में नहीं अभी कर लेते हैं। कंटेनमेंट बेसिकली यूएसए की यूएसए का जो था तरीक़ाकार था कोल्ड वॉर के दौरान कि कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिज़्म के कम्युनिज़्म जो है दुनिया पे राज ना करे और ये सिर्फ ईस्ट तक ही रहे महदूद। इसके अलावा आर्म्स रेस थी दोनों के दरमियान, तो ये हमने अच्छा, देखा। कोल्ड वॉर चूँकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वाला एरा है, तो हम कोल्ड वॉर से पहले वाला जो एरा है, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वाला एरा, हम इसको यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद वाला एरा भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस को एक अलग शक्ल दे दी थी, क्योंकि कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स था और इसके अलावा वॉर को प्रिवेंट करना था जहाँ तक हो सके। तो कोल्ड वॉर एरा जो है बेसिकली ये ज़रा पीसफुल टाइम था कि सारी जो कंट्रीज़ थी यही चाहती थी कि जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, आर्म्स रेस थी बिटवीन दीज टू स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, लेकिन फिज़िकल वॉर जिसे कहते हैं वो नहीं थी। अब हमारे पास आ जाती है कौन सा एरा? पोस्ट कोल्ड वॉर एंड ग्लोबलाइजेशन। कोल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि दुनिया फिर से बदल गई। पहले बाइपोलर थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम यूनिपोलर with the US as the dominant power. The rise of globalization has led to increased interdependence among states, with issues like trade, environmental concerns, and terrorism becoming central to international relations.
हमने कोल्ड वॉर के बाद देखा कि दुनिया जो है क्या हो गई, यूनिपोलर हो गई और यूएस क्या है, यूएस डोमिनेंट पावर है, द ओनली सुपर पावर है। उसके बाद क्या है, दुनिया एक डॉलर के ऊपर जो है पूरी कंसर्न करती है और जितना भी ट्रेड है, जितनी भी चीज़ें हैं इंटरनेशनली, तो डॉलर की एक तरह से हुकूमत है पूरी दुनिया पे। फिर हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन है, जो सारे स्टेट्स हैं पूरी दुनिया के, ये इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं एक दूसरे पे, स्पेशली विद द इश्यूज लाइक ट्रेड, एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स एंड टेररिज्म। तो उसके बाद क्या होता है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस such as the World Trade Organization and the International Monetary Fund have gained prominence in addressing global issues. उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दो मेंशन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों ने प्रोमिनेंस हासिल की। और ये क्यों हासिल की, ताकि जो ग्लोबल कुछ इश्यूज़ हैं जिन जिन मकासद के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उन इश्यूज़ को ये काम करते हुए हमें नज़र आए। अच्छा, चूँकि ये लेक्चर एंड हो रहा है, थोड़ी-सी आज की बात कर लेते हैं। दुनिया ग्लोबलाइज़ हो गई, हमने देख लिया, और बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गई, हमने ये भी देख लिया। उसके बाद अब क्या है, अब एक और जंग है इस वक़्त। ईस्ट ईस्ट क्या चाहती है, डी-डॉलराइज़ेशन चाहती है, जबकि यूएसए स्टिल मतलब बहुत ताकतवर एक मुल्क है अभी भी। ऑल्दो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वक़्त दुनिया यूनिपोलर है, क्योंकि इस वक़्त दुनिया रशिया, चाइना, इंडिया जैसे मुल्क और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, मतलब दुनिया अब मल्टीपोलर है अगेन। तो आज के बारे में, मतलब करंट जो सिचुएशन है, इसके बारे में अलग से भी वीडियो बनाऊँगी। और आप अगर ये वीडियो देखें और फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पे वीडियो बनाऊँ।